नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर एस्ट्रॉइड्स, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइज में बच जाता है, जो कि डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पहले हम लोग बात करेंगे एस्ट्रॉइड क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एस्ट्रॉइड का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। समझिए, हमारे आसमान में ना, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जो कि लगातार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड भी हमारा क्या है, पत्थर ही है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन ये कहाँ पे पाया जाएगा, आपको मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाएगा, और ये भी किसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मार्स का जो ऑर्बिट है, यानी कि मार्स जिस रास्ते पे घूम रहा है सन के चारों तरफ, और जुपिटर जिस रास्ते पे घूम रहा है सन के चारों तरफ, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉइड पाया जाता है, और वो भी एस्ट्रॉइड सन के चारों तरफ घूमता रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले हमारा मार्स, फिर जुपिटर, उनके बीच में क्या मिलेगा आपको, भारी मात्रा में एस्ट्रॉइड मिलेगा, जो कि सब एक साथ घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, यही हमारा कहलाता है एस्ट्रॉइड। एक बार फिर से बता देते हैं, एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये पत्थर किसके बीच में पाए जाएंगे, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में पाए जाएंगे, और ये सब के सब किसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे, साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगाते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड है ना, जो पत्थर के टुकड़े हैं, ये पहले किसी न किसी प्लैनेट का क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा, जो प्लैनेट अब हमको देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एस्ट्रॉयड को लेकर साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड को लेकर साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि ये एस्ट्रॉयड जो पत्थर के रूप में, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, ये पहले किसी न किसी प्लैनेट का हिस्सा रहा होगा, लेकिन वो प्लैनेट गायब हो गया, लेकिन ये पत्थर का टुकड़ा रह गया। ऐसा साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा मेट्रॉइड्स। ये क्या होता है, इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब देखो, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स में फर्क क्या है, बस ये समझो। एस्ट्रॉइड भी आपका पत्थर का ही टुकड़ा है, मेट्रॉइड भी आपका पत्थर का ही टुकड़ा है, लेकिन ये मेट्रॉइड किसी ऑर्बिट में नहीं होते हैं, बल्कि ये सन के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं बस। ठीक है, लेकिन एस्ट्रॉइड किस ऑर्बिट के बीच में घूमता रहता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, इसीलिए उसका नाम एस्ट्रॉइड है। देखो, एस्ट्रॉइड बोलो या मेट्रॉइड बोलो, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन जो एस्ट्रॉइड है वो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अपने उसी दोनों ऑर्बिट के बीच में रहता है और सन के चारों तरफ घूमता है। लेकिन मेट्रॉइड किसी ऑर्बिट के बीच में नहीं घूमता, बल्कि ये सन के चारों तरफ ही घूमता रहता है। ये इसका मेट्रॉइड से खूबी है। आगे, समटाइम्स they come close to the earth's surface while they enter the earth's atmosphere. The friction with the atmosphere causes them to heat up and they burn out. It causes a splash of light. कई बार तो ये मेट्रॉइड्स ना घूमते 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 किससे कांटेक्ट में आ जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। क्योंकि अर्थ में क्या है, भारी मात्रा में एयर है, और इतने भारी बड़े, मतलब ये इतने तेजी से घूमता है मेट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके कि उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, और आग इतना भयंकर होता है कि वो चमकने लग जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि मेट्रॉइड्स कई बार घूमते घूमते गलती से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर है, एयर के वजह से उसमें क्या पकड़ लेता है, बहुत तेजी से जब वो घूमता है तो क्या, आग पकड़ लेता है, और वो आग बहुत ही भयंकर रूप से हम लोगों को देखने को भी मिलता है। ठीक है, मतलब कि चमक जाता है। आगे, समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कई बार तो जो हमारा मेट्रॉइड्स है ना, धरती पे भी गिर जाता है कई बार। देखो, जब एक बार वो अर्थ के कांटेक्ट में आ गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, तो इस पर क्या अप्लाई हो जाता है, ग्रेविटेशन अप्लाई हो जाता है, यानी कि वो नीचे की ओर खिंचाएगा, तो वो नीचे की ओर खिंचा के धरती में कहीं भी गिर सकता है, और जहाँ पे भी वो गिरता है बहुत बड़ा तबाही मचाता है। आपने मूवी में देखा होगा ये चीज़, किसी न किसी मूवी में आपने देखा होगा कि आसमान से बड़े बड़े जब पत्थर गिरते हैं तो कितना भारी डैमेज होता है। किसी बिल्डिंग पे गिरा ना, बिल्डिंग तो मतलब स्वाहा हो जाएगा एकदम मिनट में,
है ना। और यदि किसी खाली जमीन पे गिरा तो वो जमीन में बहुत बड़ा छेद कर देगा। वो एक तरीके से ना धरती को हिला के रख देता है, वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो फिर वो जो जब हाँ पूछो। नीचे गिरता है हम्म, ये जैसे अर्थ है और ये एटम, ठीक है। तो जैसे कि ये गिरते हैं तो अर्थ खंडा होता है, तो फिर वो भी उसका पार्ट उसमें होता है कि वो धरती अब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं नहीं, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी मेट्रोइड धरती पे नीचे गिरता है ना, इतना भयंकर तरीके से उसको छेद कर देता है कि वो पूरा का पूरा मेट्रोइड हमारा कहाँ चल जाता है, धरती के नीचे चल जाता है और धरती में तरीके से दरार आ जाता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलो, इस तरीके से आपने मेट्रोइड्स को भी समझ लिया क्या होता है मेट्रोइड्स। आगे उसके बाद आप समझिए गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी भी बड़ा आपने वर्ड, ये वर्ड आपने सुना होगा कई बार। गैलेक्सी क्या होता है देखिए, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। आसमान में ना स्टार एक दो नहीं है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। उसी प्रकार से आसमान में धूल भी बहुत है, गैस भी बहुत है। इन सब को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं? गैलेक्सी कह देते हैं। ठीक है, फिर सवाल है कि सर ये यूनिवर्स क्या है? फिर ये जरा बताइए। देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। देखो, गैलेक्सी में और यूनिवर्स में फर्क है। क्या फर्क है समझिए। गैलेक्सी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? वो आसमान में वो जगह जहां पे भारी मात्रा में क्या मिलता है आपको? स्टार्स, धूल, गैस, ये सब देखने को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। लेकिन जब ऐसा ऐसा जगह बहुत सारा होता है, उन सबको मिला के, यानी कि बहुत सारे गैलेक्सी को मिला के हम लोग क्या बोलते थे एक शब्द में? यूनिवर्स बोल देते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक यूनिवर्स में कितना गैलेक्सी हो सकता है? क्या 5-10 केवल? बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको आप ध्यान समझिए। एक बार फिर से बता रहे हैं, गैलेक्सी का सिंपल सा मतलब है आसमान में वो जगह जहाँ पे बहुत सारा क्या मिलता है आपको? तारा, धूल, गैस, ये सब देखने को मिल जाता है। और जब बहुत सारे गैलेक्सी को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि एक साथ जब हम लोगों को नाम दे देते हैं, तो क्या हो जाता है? यूनिवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्स में एक दो गैलेक्सी नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सी आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट। अब फिर सवाल है कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि गैलेक्सी क्या है, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। देखो, इट इज वाइटिश ब्रॉड बैंड अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। अब देखो, ये ना बड़ा सिंपल सा चीज है। कभी कभार, हालांकि ये चीज आसमान में हमेशा आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आसमान जब बहुत ही साफ होता है ना, तो आप देखते हैं आसमान में कोई एक ऐसा जगह जो कि बहुत ज्यादा उजला दिखता है। आपने देखा होगा स्टार्स वहां पे इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि स्टार्स वहां पे इतना ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो बहुत ही उजला दिखने लग जाता है, दूध की तरह। लेकिन क्या ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलता है क्या? नहीं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आसमान में एक तरफ पूरा उजला है, पूरा उजला, उसी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ऐसा क्यों दिखता है आपको पूरा उजला? क्योंकि वहां पे स्टार्स इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स। ठीक है, इसलिए वो इतना उजला दिखता है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें कि सन है, 8 प्लैनेट है, ये सब है, ये भी हमारा किसका हिस्सा है? गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है हमारा। अब यहाँ पे ना एक टर्म आपको और मिलेगा एनसीईआरटी, यदि आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको एक वर्ड और मिलेगा, आकाश गंगा। ये आकाश गंगा क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी वर्ड है लेकिन बड़ा अच्छा है। इन एंशिएंट टाइम इट वाज इमेजिन्ड दैट द लाइट ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। देखो, आज आसमान में ना कभी कभी आप देखेंगे तो आसमान बहुत ही उजला दिखता है आपको रात में, है ना। ये तो हम लोग आज क्यों जान पा रहे हैं? हम लोग आज इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे स्टार्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए इतना चमकता है। लेकिन पहले के लोग, जब रिसर्च इतना नहीं हुआ था, तो पहले के लोग क्या बोलते थे कि धरती पे जो रिवर है, नदी है, इसका परछाई कहाँ जा रहा है? आसमान में, इसीलिए आसमान चमक रहा है। इसीलिए उस समय पे लोग क्या बोलते थे? इसको आकाश गंगा बोलते थे। देखिए यहाँ पे ना बड़ा सिंपल चीज़ है। आज के समय में आसमान चमक रहा है तो हम लोग क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि भाई स्टार से बहुत सारे जो कि एक जगह पे क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, इसलिए आसमान इतना चमक रहा है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन पहले के लोग जब मिल्की वे गैलेक्सी का हम लोग खोज नहीं किए थे, आसमान जब चमकता था तो पहले के लोग क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि नीचे जो धरती पे रिवर है, समुद्र है, इन सभी पानी का जो परछाई है वो कहाँ पे पड़ रहा है? आसमान में पड़ रहा है, इसीलिए वो आसमान इतना चमक रहा है। तो उस समय के कहने का लोगों का तरीका हमारा ये था, इसी को हम लोग कहते थे आकाश गंगा। क्या कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा पूरी तरीके से चैप्टर खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा।
हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।